अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि जीनोम क्या है ना? तो मैं अभी आरएनए आपको अभी नहीं बता पाया, मैं अभी आरएनए भी बताऊंगा अभी, क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन बनता है तो उस पर आएंगे। अभी क्योंकि जीन से संबंधित कुछ बातें हैं उसको मैं इसमें कवर करूंगा। इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा से इस पर क्वेश्चन आते रहे। तो अगर हम देखें तो हमारे मनुष्यों में ये जो आपने पूरी डीएनए की संरचना देखी, ऐसे करके मैं बता देता हूँ। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि देखिए, हर कोशिका में के केंद्रक में इस तरह के क्रोमोसोम है, और एक नहीं है, 23 जोड़ियां हैं, जिनमें से 22 को तो 22 जोड़ी जो है वो तो स्त्री पुरुषों में एक जैसी ही है, लेकिन जो 23वीं जोड़ी है, एक जोड़ी, इन्हें ऑटोजोम कहते हैं, और इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण इसी से होता है। लिंग का निर्धारण इसी क्रोमोसोम से होता है। अब बात क्या हो रही है, जीनोम प्रोजेक्ट की। हम ये जानना चाहते थे कि हमारे 23 क्रोमोसोम्स के अंदर, अच्छा, क्रोमोसोम को अगर हम देखें, एक बात और बता दूं, तो क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम को हम लोगों ने नाम दे रखा है, जैसे क्रोमोसोम संख्या 1, क्रोमोसोम संख्या 2, क्रोमोसोम संख्या 3, और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ रहा है इनका आकार छोटा होता जाता है। हमने इसी तरह से इसे सजा रखा है। तो हम हर क्रोमोसोम के अंदर की संरचना पढ़ना चाहते थे, ये हमारा उद्देश्य था कि क्रोमोसोम संख्या 1 की भी पढ़ें, 2 की भी पढ़ें, 3 की भी पढ़ें, और उसी तरह XX और XY जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम थे, इनकी संरचनाओं के बारे में भी जानें। और इसी पूरी प्रक्रिया के तहत हमने ये जीनोम प्रोजेक्ट किया। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी भी प्रजाति की, जैसे हमने अभी मनुष्यों की बात की, तो मनुष्य के अंदर कितने सारे डीएनए, डीएनए क्या था, अगर हम देखें, एक शब्द छूट गया मेरे से, मैं जरा ये भी बता दूं आपको। यहाँ पर एक शब्द जो आता है, तो यहाँ इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, है ना? ये देखिए, एक शब्द है न्यूक्लियोटाइड और एक शब्द है न्यूक्लियोसाइड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, ये जो आप देखेंगे, अगर ये जो बेस पेयर आपने बनाया है, अगर इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो शुगर और फॉस्फेट वाले जो बात है, जहां तक इसकी बात जो मैंने अभी लाल रंग से आपको दिखाया, बैकबोन, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसकी संरचना में क्या है, ये है क्या? अगर मैं इसे एक बार जरा नीचे आपको समझा दूं कि ये शुगर, ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, और इनके बीच में से ऐसे ऐसे नाइट्रोजन के क्षार, एटी, जीसी, जीसी, एटी, ये किसी भी रूप में, किसी भी रूप में ऐसे करके मैंने इनकी दोनों कड़ियों को खोल दिया ऐसे करके। तो इधर भी शुगर होगा, यहाँ भी फॉस्फेट होगा, यहाँ भी शुगर होगा, यहाँ भी फॉस्फेट होगा। यहाँ तक स्पष्ट है चीजें? तो ये जो शुगर और फॉस्फेट, जब आप तीनों को एक साथ ले लेंगे, जब आप सिर्फ शुगर और फॉस्फेट को एक साथ लेंगे, कहां तक, इनकी बात, थोड़ा ऊपर आ जाओ, इनकी बात करेंगे तो इनको आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। यानी सिर्फ बैकबोन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन ये जो पूरी संरचना जब आप लेंगे, जिनमें क्या क्या, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस तीनों लेंगे, तो इन्हों न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक थे वो ये चाहते थे कि जितने भी ये जो पेयर्स बने एटीजीसी के, यानी नाइट्रोजन क्षार के बेसिस के जो बेस पेयर्स बने, कितने सारे हैं हर क्रोमोसोम में, इसकी जानकारी वो हासिल करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया जीनोम के प्रोजेक्ट की शुरू की। ठीक है, तो इस जीनोम प्रोजेक्ट को जब उन्होंने किया, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, मूल मूल बात क्या जाननी थी? मानव जीनोम के बारे में। जीनोम क्या हो गया? जीनोम सब सारे सारे गुणसूत्रों के सारे जीनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना।
एकत्रित एकत्रित करना, ये हमारा मूल लक्ष्य था। शुरुआत की गई 1990 में, पूरा हो पाया 2003 में। सिर्फ एक क्रोमोजोम संख्या एक नहीं, इसको छोड़कर 2003 तक सब बढ़ गया। ये सबसे बड़ा क्रोमोजोम है, सबसे बड़ा क्रोमोजोम। 2006 में जाकर ये प्रक्रिया भी पूरी हुई और उस समय हमने पूरी पढ़ाई कर ली अपने जीन्स के बारे में। तो मानव जीनोम परियोजना में हमने अपने 23 जोड़ी क्रोमोजोम के अंदर निहित जितने भी जीन्स थे, या जो कोड रखते थे या नहीं रखते थे, कोडिंग जीन्स या नॉन कोडिंग जीन्स, सबकी जानकारी इकट्ठी कर ली। क्या क्या आपकी बातें निकल के आई? पहली बात जो निकल के आई इस पूरी जो प्रोजेक्ट में, पहली बात क्या बात आई निकल के, महत्वपूर्ण बातें क्या आई? महत्वपूर्ण बात आई कि मनुष्यों में नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं। तो पता चला, हमने उम्मीद की थी करीब 80,000 के करीब जीन्स होंगे शरीर में, मानव शरीर, लेकिन पता क्या चला, 30,000 जीन। जीनों की संख्या 30,000। सबसे बड़ा जीन, सबसे बड़ा क्रोमोजोम कौन सा, बता दिया आप, क्रोमोजोम, गुणसूत्र, क्रोमोजोम कौन सा? तो हमने पता किया क्रोमोजोम संख्या एक। सबसे छोटा कौन सा? तो पता चला क्रोमोजोम सबसे छोटा कौन था, वाई क्रोमोजोम सबसे छोटा था। ठीक है, हमने जब पूरी डीएनए की संरचना पढ़ी तो क्या पता चला कि ये पूरे जीन डीएनए की पूरी संरचना में मात्र 3 से 5% ही जीन है। बाकी बाकी सारा जो है, बाकी सारा जो है वो क्या है, जंक है, कूड़ा है। तो जंक डीएनए कहते हैं इनको, जो जिनमें कोड नहीं है, कोई कोड नहीं है इनके अंदर। इन 3% में क्या है, कोड है। किसका कोड है? प्रोटीन बनाने का कोड है। इनके पास कोड है और इनके पास कोड नहीं है। तो पूरे डीएनए को कैसे, अगर इस पूरे डीएनए की बात की जाए तो हम देखें कि ये एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर की जीन है, जीनों की पूरी प्रतिशत बहुत कम, बाकी करीब करीब 97% ऐसा है जो कि जंक है। आगे चलकर इस पर विवाद हुआ कि क्या ये जंक है या जंक नहीं है। तो कुछ पता चला, कुछ लोगों का, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जंक नहीं है, ये हमें म्यूटेशन से बचाते हैं, ये बहुत जरूरी है और इनकी भी महत्ता कम नहीं है। ठीक है, तो अब और एक बात जो समझ में आई कि ये जो ये जो टोटल हमारे शरीर में ये जो नाइट्रोजन क्षारों के जो बेसिस की पेयर्स जो थी, जोड़ियां जो थी, वो 3 अरब थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आए जो, और इनमें बायो इंफॉर्मेटिक्स का बड़ा रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही बायो इंफॉर्मेटिक्स की, क्योंकि जब तक आपके पास सुपर कंप्यूटर्स नहीं होंगे, आप इतने बड़े 3 अरब डीएनए की श्रृंखलाओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी को सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, इनकी मदद से पढ़ा जाता है, भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और फिर उनका विश्लेषण या एनालिसिस भी की जाती है। ठीक है, तो ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा कर ली। अगला हम चलते हैं आरएनए की। अगर इस पूरे जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें ये कुछ और जो तथ्य सामने निकल के आए कि जो सुपर कंप्यूटर्स ने हमारी मदद की, इतनी बड़ी विश्लेषण हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था। ये हुआ ही तब जब हमने ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स की मदद ली। तो पहले के जो आपने देखा, इसमें टोटल हमने करीब करीब 3 अरब बेस पेयर्स को की जांच की, पूरी व्याख्या की, और इस पूरे जांच के क्रम में जो पहले 1 अरब थे बेस पेयर्स, उनको पढ़ने में काफी समय लगा, वो काफी खर्चीला भी था। जबकि अगला 1 अरब बेस पेयर कम खर्चे में, और अगला तीसरा जो 1 अरब बेस पेयर थे, उनको पढ़ने में और भी हमें कम समय और कम खर्च आया। तो मैं इंफॉर्मेटिक्स की ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बायो इंफॉर्मेटिक्स वो विधा है, विज्ञान की वो विधा हो गई है जिसमें जिसने पूरी, अब सिर्फ हम अपने आप को मानव तक सीमित नहीं रख रहे, हम
इससे आगे की बात कर रहे हैं, और अन्य जीव जंतुओं के भी जीनों की हम संरचना जानना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने कोविड के जो इसका वायरस था उसके जीनोम की भी संरचना को हमने पढ़ा, और उसी के हिसाब से हमने उनसे लड़ने के लिए वैक्सीन की तैयारी की, और हमने बनाया भी, ऐसे वैक्सीन बनाए। तो हम वैक्सीन के बारे में भी इसी इसी क्रम में चर्चा करेंगे। जब हम जॉब जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो उसमें वैक्सीन हम नहीं छोड़ सकते, हम कैंसर नहीं छोड़ सकते, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जीन जनित रोग नहीं छोड़ सकते, ये सब इसी के हिस्से आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल एक और चीज आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट से हमने तो दो बातें पहले सीखी, क्या कि क्रोमोसोम संख्या एक सबसे बड़ा है, ठीक है, क्रोमोसोम संख्या एक सबसे बड़ी। और इसमें देखा क्या गया कि इसमें करीब करीब 26 इतने जीन थे। और सबसे छोटा कौन सा क्रोमोसोम देखा था, क्रोमोसोम वाई, जो 6 क्रोमोसोम था, इसमें मात्र 231 जीन मिले। तो ये एक तथ्यात्मक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपके काम आने की चीज है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। सबसे बड़ा जीन, सबसे बड़ा क्रोमोसोम तो पढ़ दिया, सबसे बड़ा जीन ये भी जान लो। मैं जरा कैपिटल में लिख दूं ताकि आपको याद करने में, डिस्ट्रोफिन, PHIN, डिस्ट्रोफिन। और ये आप देखेंगे कि ये मिलियन बेस पेयर से मिलके बना, काफी बड़ा जीन। तो इसमें काफी सारी जानकारी इसके अंदर होगी, क्योंकि अगर 2.4 मिलियन का 3% भी माने तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसमें खूब सारे जीन्स रहे होंगे। ठीक, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो बातें सामने निकल के आई उस पर हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं थोड़े से आरएनए के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि आरएनए जब हम पढ़ ले तो हम आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे तो हम प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर पाएंगे। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखिए इसके बाद हमने देखा कि डीएनए, जरा इसको बेहतर ये होगा कि हम इसको साथ साथ कंपेयर करते जाएं डीएनए के साथ। पहली चीज देखी थी कि डीएनए में क्या देखा था, ये एक डबल हेलिक्स था, डबल हेलिक्स द्विकुंडलीय संरचना, ऐसी संरचना, ऐसी संरचना थी। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल यानी एक, इसमें दो स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स इनको कहते हैं, इनको और इनको। तो इसमें कितने हैं, एकल स्ट्रैंड, ये एकल हो गए, सिंगल हो गए। तीसरी बात, इसमें बेस पेयर्स अलग है, इसमें ए, टी, जी और सी थे, ठीक है, ए, टी, जी, सी। तो अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए की बात करेंगे तो यहां पर आरएनए में हमें एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपके बेस पेयर्स होते हैं वो क्या क्या है देखिए। अच्छा, ये भी ध्यान होगा आपको, ये जो वाटसन एंड क्रीक ने ये जानकारी दी थी, क्रीक ने जानकारी दी थी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, द्विकुंडलीय संरचना के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है। तो जब आरएनए की बात हम अभी कर रहे थे तो इसमें देखिए एक यूरासिल नाम का बेस लगाना पड़ेगा इसकी जगह, ठीक, देखिए ए, यू, जी, सी, ये क्या है, यूरासिल। ये एक अंतर हुआ। दो तीसरा अंतर क्या है, इसके प्रकार देखिए जरा, आरएनए के प्रकार पर ध्यान दें, प्रकार, इसके 3 प्रकार। पहला कौन सा, 3 प्रकार कौन कौन से, पहला, पहला देखते हैं, पहले को कहते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। दूसरा, दूसरा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
तीसरा तीसरा जिसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। आरएनए, इन तीनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है प्रोटीन के निर्माण में। प्रोटीन के निर्माण में या प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बड़ा योगदान। कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस? और पहले कि ये जो हमने कहा कि कूट लिखे होते हैं जीन पर, तो ये कूट किस तरह से लिखे होते हैं और ये कैसे पढ़े जाते हैं, और इसी से जुड़ी हुई ये चीज भी समझनी होगी कि हमें माता पिता से अपने गुण कैसे प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई। तो अब जरा हम ये देखें कि ये प्रोटीन बनते कैसे हैं, है ना। तो प्रोटीन कैसे बनते हैं आरएनए और डीएनए की मदद से, जरा ये समझते हैं। तो हम जो अगला टॉपिक उठा रहे हैं वो है प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। देखें, प्रोटीन सिंथेसिस में दो जो निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इनमें हम अगर मुख्य रूप से देखें तो इसमें दो चरण। पहला चरण कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा चरण कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए एमआरएनए में बदल जाती है। कैसे बदलती है दिखाता हूं आपको। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए सूचना लेकर जाता है और टीआरएनए की मदद से वो आरआरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण करवाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने डीएनए पर देखें, डीएनए पर आते हैं एक बार। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में हुआ क्या, ये जो हमारी डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर थी ये खुलकर टूटेगी और एक पहले देखें जरा, इसको समझते हैं। ATGC TACG कुछ ऐसी संरचना मान ले थी। तो एक ये बीच में से खुला, ये संरचना, ये घटना कहां घट रही है? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर। और इसी दौरान एमआरएनए का निर्माण हुआ। तो इसको जरा समझे, मैं लाल और हरे रंग का इस्तेमाल करके समझाता हूँ। ये ATGCCAT ऐसी संरचनाएं हैं। अब अगर देखें इसके बाहर, ये जो आर, जो मैसेंजर आरएनए बना, जो हरे वाला, ये इसका, इस पर टी, इस पर ए, इस पर सी, इस पर जी, यानी देखें ये इससे मिलती जुलती कोई इकाई तैयार दूसरे स्ट्रैंड से। इस प्रक्रिया को कहां पर घटना है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये मैसेंजर आरएनए हमारे केंद्रक से निकलकर, हमारे केंद्रक में ये घटनाएं घट रही थी, तो ये केंद्रक से निकलकर मैसेंजर आरएनए, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर दो, केंद्रक से निकलकर ये साइटोप्लाज्म में आ गया। ये घटना कहां हुई? ट्रांसक्रिप्शन की घटना यहां हुई। यहाँ मैसेंजर आरएनए बाहर आ गया, एमआरएनए बाहर आ गया और बनने के बाद, और यहाँ अब होगी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इसके पास क्या है? कोड है, कूट है निर्माण का। और ये कूट पढ़ा कैसे जाता है? तो ये पढ़ा जाता है 3-3 की इकाइयों में, जिन्हें हम कोडोन कहते हैं। अब यही कोडोन पढ़े जाएंगे, और पढ़ेगा कौन? पढ़ने का काम जो दिया गया है वो टीआरएनए पढ़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ ये इकट्ठी भी करता जाएगा एमिनो एसिड्स को। एमिनो एसिड्स कहां पर मौजूद हैं? एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2 को इकट्ठा करता जाएगा। कौन करेगा? टीआरएनए करता जाएगा। कहां से लाएगा? ये सब कहां पे मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लानी है? तो इन अक्षरों के समूह को वो
पढ़ेगा और उसका अनुवाद करेगा और एमिनो एसिड्स जो मौजूद है उनको ला करके इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं आरआरएनए है, ये मुख्य काम क्या करेगा, इनके बीच का बंधन बनाएगा। बंधन बनाना, कौन सा बंधन, पेप्टाइड बंधन बनाना। और जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपकी ये पूरी की पूरी प्रोटीन तैयार होगी। तो टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए तीनों ने मिलकर हमारी इस पूरी प्रक्रिया को, ट्रांसलेशन को, तो ये जो हमने ऊपर प्रक्रिया पढ़ी थी एमआरएनए, उसके आगे चला गया टीआरएनए और आरआरएनए, इन तीनों की मदद से हमने प्रोटीन का निर्माण कर लिया। और यही पूरी प्रोटीन हमारे शरीर में हर क्षण बनती रहती। तो डीएनए से टूट करके एमआरएनए का बनना, इसे हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। और इससे हमने जो ये पूरी घटनाक्रम है इन दोनों की मदद से जो घटी, इसे हमने ट्रांसलेशन कहा। तो उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन तक की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बातों पर आगे चर्चा करेंगे। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।